ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं चैप्टर नंबर 13 करवा चुकिया हाँ, जिस में बहुत सारे बेसिक कंसैप्ट जो ज़रूरी ने पॉलिटी नूं समझण दे लई, पोलिटिकल साइंस नूं समझण लई उन्होंने मैं कवर अप कर चुकिया हाँ। सो वैसे तो सानू 10 नंबर चैप्टर तो चलना चाहिए सी, 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर इस तरीके, लेकिन मैं तुहाडी प्रैक्टिकल समझ बनाउण दे लई मैं चैप्टर्स नूं थोड़ा अगे पिछे करके चल रहा हाँ। जिवें कि मैं पहले चैप्टर नंबर 13 किया, हुण मेरी वारी है चैप्टर नंबर 12 करन दी। जदों असीं ये 2 चैप्टर पढ़ लांगे तो सानूं 10वां ते 11वां चैप्टर जिहड़ा है उहनूं पढ़न दे विच ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। सो आज शुरुआत करते हाँ चैप्टर 12 दी। इस चैप्टर दे विच भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स नूं अगे पिछे करके पढ़ाऊँगा ताकि तुहाडी जिहड़ी समझ है वो बेहतर हो सके, क्योंकि शुरुआत दे विच कई चैप्टर दी ऐसियां गल्लां लिखी होंदियां, कुछ ऐसे शब्द लिखे होंदे है जिन्हां नूं उस चैप्टर विच अगे जाके खोलना हुंदा है। सो जे असीं उन्हां शब्दां विच शुरुआत विच ही उलझे रह जावांगे तो असीं पिछे जाए कंसैप्ट्स लिखे उन्हां नूं समझ नहीं पावांगे। इसलिए मैं शुरुआत जो है विच जो है टॉपिक के हिसाब नाल अगे पिछे करके करता रहूँगा, तुहानूं ईजिली समझ आ सकन चीज़ां। मेरी कोशिश यही है, ठीक है जी। चैप्टर 12 शुरू करने तो पहला जिसका नाम है भारत का संसदी लोकतंत्र, ठीक है जी। मैं इस चैप्टर में शुरू करने तो पहला तुहानूं 3 कंसैप्ट समझाना चाहूँगा। जे 3 कंसैप्ट्स असीं चंगी तरह समझ लए तो ये चैप्टर सानूं समझण में ज़्यादा समस्या नहीं आण वाली। सो सब तो जो पहला कंसैप्ट है उसका नाम है, सब तो पहला कंसैप्ट है उसका नाम है सैपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है जी। पंजाबी च जे कहिए इसका मतलब है शक्तियां दा वखरेवा, शक्तियां दा वखरेवा। तुसीं आम जिंदगी दे विच भी देखिया होएगा कि जे कोई काम कोई डॉक्टर कर सकता है तो उसकी जगह ते इंजीनियर नूं वो काम करन लई नहीं कहा जाएगा, तो उसी तरीके जो इंजीनियर का काम है वो डॉक्टर नहीं कर सकता। सेम लाइक दैट जे कोई चंगा लीडर होवे तो वो चंगा जज भी बन जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। सो जे असीं पुराने समयां की गल करिए, जदों एक कोई राजा महाराजा हुंदा सी, तुसीं ये शब्द सुने होणगे कि जे राजा कह दिंदा सी, जे राजा दिन नूं रात कह दिंदा सी तो सारे मान लैंदे सी कि हाँ जी रात ही है, ठीक है। और असी अपनी बुक दे विच एक चैप्टर जो पढ़ना है उसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस राजे के समय तो होना उसका नाम है लुईस 15वां, लेकिन लुईस 15वें तो पहला जो राजा सी लुईस 14वां, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट सीगा, तो वो राजा ये कहता सी कि मेरा जो वचन है वही कानून है, मतलब जो मैं कह दिता वही कानून बन गया। जे मैं कह दिता कि दिन नूं मैं रात कहण लग गया तो तुसीं सारिआं ने रात ही कहना वै। कोई मैनू किसी की यह निर्णय लैण लई या यह कानून बनाने लई किसी की सलाह या सहमति लैण की जरूरत नहीं है, जबकि मैं तुहानूं ऑलरेडी पिछले चैप्टर समझा चुकिया हाँ कि जो डेमोक्रेसी हुंदी है, जो लोकतंत्र हुंदा है, उहदे विच सलाह ते सहमति जो है वो उहदे 2 पिलर ने, 2 मजबूत पिलर ने जिन्हां दे उत्ते लोकतंत्र जो है वो खड़ा है, ठीक है। सो राजे नूं कानून बनाउण लई, कानून निर्माण करन दे लई किसी दी सलाह दी या सहमति की जरूरत नहीं हुंदी सी। उसका अपना दिल करदा सी तो वह कानून बना दिंदा सी। हुण तुहाडे मन दे विच ये विचार भी आ जाना चाहिए है कि जिहड़े वजीर बिठाए होंदे सी इन्ने सारे, जिहड़े सलाह तो दिंदे सी, जिवें अकबर राजे नूं जो है सलाह दिंदा सी बीरबल, ठीक है, तो फिर वो कादे लई सीगे? हाँ, सलाह देण नूं बहुत सारे लोग उन्होंने रखे होंदे सी, वजीर रखे होंदे सी, लेकिन जरूरी नहीं है कि राजा उन्हां दी सलाह नूं मन्ने ते ये जिहड़ी सलाह दित्ती जा रही है वो राजे दे उत्ते बाइंडिंग होवे, बाध्यकारी होवे कि राजे नूं वो मन्ननी ही पएगी। इदां दा कुछ भी नहीं हुंदा सी, अंतिम निर्णय जो है वो राजे दा ही हुंदा सी। सो हुण मुद्दे की गल है कि जिहड़ी प्रजा उस राज विच रह रही है, जिन्हां लई कानून बनाया जा रहा है, कि उन्हां दी सहमति लई गई, कि उन्हां दी सलाह लई गई, जे नहीं लई गई तो ये तो निरंकुशशाही हो गई, तानाशाही हो गई। हाँ, तो राजिਆਂ का जो शासन हुंदा सी तानाशाही ही तो हुंदा सी, जिहदे विच कोई भी राजे दे अगेंस्ट जो है कोई गल नहीं कर सकता सी। जो राजे ने कह दिता वो सारिਆਂ दे लई बाध्यकारी हुंदा सी, सारिਆਂ नूं मन्नना पैंदा सी। हुण जो भी कानून राजे ने बना दिता है उस कानून नूं लागू भी तो करवाना पेगा, तो उस कानून नूं लागू कराउण दी जिम्मेवारी जो सी वो भी किहदी हुंदी सी, वो राजे दी आप दी ही हुंदी सी। कानून लागू
कराउण की जो जिम्मेवारी है वो भी राजे की ही हुंदी सी। कहण दा भाव यह कि राजे के अंडर ही जिन्ने भी मंत्री वजीर हुंदे सी उन्हां दे थ्रू जो है या जिन्ने भी अफसर उन्होंने रखे हुंदे सीगे उन्हां दे थ्रू जो है राजा अपने बनाए हुए कानूनों नूं लागू करदा सी। ठीक है जी। हुण तीसरी गल है तुहाडे जे तुसीं अज दा समा देखो तुहाडे अपने किसी गुआढ़ी के नाल जे तुहाडा कोई झगड़ा हो जाता है, किसी तरीके की कोई समस्या हो जाती है या फिर तुसीं जो मौके की सरकार है उस दे बनाए हुए कानूनों तो संतुष्ट नहीं हो तो उस केस दे विच तुसीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाने हो। हाई कोर्ट जाओगे या सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन की तुसीं अकबर के समय ते या किसी भी राजे के समय ते यह सोचा या देखा है कि कोई कोर्ट हुंदा सी जिहदे विच जाके तुसीं अपनी जिहड़ी है अपील या दलील दे सकदे सी? नहीं, सब कुछ राजा ही हुंदा सी। राजा के निर्णय के विरुद्ध अपील भी किते नहीं की जा सकती सी। राजे नूं रब दे समान जो है राजा जो है वह रब दे समान उसनूं मन्निया जांदा सी, क्योंकि ये मन्निया जांदा सी कि जी राजे का जो जन्म होया है वंश दर वंश जो पीढ़ी अगे वधदी जा रही है, राजे का जो जन्म होया है वह दैवीय शक्ति दे विचों होया है। मतलब राजा अज दे समय दे विच देव है। ठीक है जी। सो जे कोई किसी दे विच झगड़ा हो जाता है या फिर किसी सरकार दे अगेंस्ट यानी कि किसी सत्ता दे अगेंस्ट मतलब भाव राजे दे अगेंस्ट जे तुसीं कोई दलील या अपील करना चाहुंदे हो तो उस लई जो न्यायपालिका है वह भी कौन हुंदा सी? वह हुंदा सी राजा आप। ठीक है जी। सो ये तो होगी हुण पुराने समय की गल। ठीक है। लेकिन जिस कंसैप्ट नूं अज असीं समझना है वो है मॉडर्न डेमोक्रेसी का कंसैप्ट। डेमोक्रेसी का कंसैप्ट है लोकतंत्र का कंसैप्ट है शक्तियां का वखरेवाकरण। जिवें कि मैं शुरुआत दस्सिया सी कि जो काम डॉक्टर का है वो इंजीनियर नहीं कर सकता, इंजीनियर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता, तो जे कोई चंगा लीडर है तो यह जरूरी नहीं है कि वह जज भी बन जाए। सो इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी के विच सैपरेशन ऑफ पावर की गई। मतलब कि शासन के जो है वो 3 अंग बनाए गए हैं। शासन के 3 अंग बनाए गए। शासन का पहला अंग है जो कि कानून निर्माण करेगा जिसनों विधान पालिका कहा जाता है। जिवें कि पिछले लैक्चर में मैं चीक के तुहानूं दसदा रहा बार बार लोकसभा का रौला पाता रहा, विधान सभा का रौला पाता रहा, तो वह अपने आप दे विच विधान पालिका ही सी जो कि कंसलटेशन करेगी, जो आपस में जो चुने हुए नुमाइंदे असीं चुन के भेजे है सानूं जनता नूं रिप्रजेंट करन दे लई उन्हां वल्लों जनता की अपेक्षा जरूरत के अनुसार जो है कानूनों ते नीतियां का निर्माण किया जाता है। सो विधान पालिका ये अलग लोग ने। उसी तरीके हुण कार्यपालिका की जो गल करिए, कार्यपालिका भी 2 तरह की होएगी। हुणे जस्ट इस कंसैप्ट को खत्म करने तो बाद कार्यपालिका के जो दो टाइप्स ने उन्होंने मैं दस दूंगा। ठीक है जी। सो कार्यपालिका का काम की है? जो नियम कानून विधान पालिका ने बनाए हैं उन्होंने लागू कराने की जिम्मेवारी किसकी है? कार्यपालिका की। ठीक है जी। ये अलग लोग ने। 1 मिनट लिए मान लो ये इन्हों तो अलग ने, वैसे अलग नहीं होंगे, संसद की लोकतंत्र के अलग नहीं होंगे। जे तुसी प्रधानगी यानी कि प्रेजिडेंशियल सिस्टम लाओगे उस ये अलग होंगे। बट तुसी ये मान लो कि अज के मॉडर्न कंसैप्ट के सिर्फ 2 या 4-5 मिनट लिए ये मान लो कि विधान पालिका तो कार्यपालिका अलग है। नियम कानून जिन्होंने बनाए उन्होंने लागू कराने वाले लोग जो है वो अलग ने। ठीक है जी। उस तो बाद तीसरा कंसैप्ट आ जाता है, यानी कि तीसरा जिहड़ा इन्हां दा अंग है, मैं 3 अंगों की गल कर रहा हाँ। पहला अंग हो गया, ये दूसरा अंग हो गया, तो तीसरा अंग हो गया न्यायपालिका। जे कोई झगड़ा हो जाता है 2 लोगों के विच तो उस केस नूं निपटाउण की जिहड़ी जिम्मेवारी है वो हाई सुबोर्डीनेट कोर्ट्स जिहड़े डिस्ट्रिक्ट लैवल पर होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए। ठीक है जी। हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट नूं दित्ती गई है। ठीक है जी। सो सैपरेशन ऑफ पावर्स का कंसैप्ट है एक ही जगह ते कंसनट्रेशन नहीं हो रही पावर दी, यानी कि कंसनट्रेशन दे अगेंस्ट जो कंसैप्ट निकल के आया वो आया सैपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि इत्थे राजे दे इर्द गिर्द ही सारी शक्तियां घूम रही सी। राजे दे कोल ही शक्तियां दा जो है वो केंद्रीकरण हो रखिया सी। लेकिन इत्थे की होया जी? इत्थे शक्तियां दा सैपरेशन हो गया, शक्तियां दा वखरेवाकरण हो गया, सैपरेशन हो गया। शक्तियां नूं 3 हिस्सियां दे विच वंड दिता गया। शासन दे 3 अंग बनाए गए, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है जी। सैकेंड कंसैप्ट जाने तो पहला मैं कार्यपालिका के 2 टाइप्स जरूर तुहानूं हथों हथ क्लीयर कर देना हाँ। ठीक है जी। हुण गल करते हाँ कार्यपालिका
कार्यपालिका दी। कार्यपालिका दी जिहड़ियां दो टाइप्स हैं। ओके जी, पहली टाइप जो है उसनूं कहा जाता है स्थाई कार्यपालिका, स्थाई, ठीक है जी। दूसरी है उसनूं अस्थाई कहते हैं, या फिर कह देंगे है, या फिर तुसीं कह सकते हो अस्थाई, या फिर कहने हो राजनीतिक कार्यपालिका। दोनों का मतलब की है समझते हैं। जिमें कि तुहानूं पता है तुहाडे शहर के जो DC साहब होणगे या कमिश्नर साहब होणगे या इदां दी जिन्नी भी अफसरशाही हिंदुस्तान दे विच मौजूद है, ठीक है जी, उन्हां दी अपॉइंटमेंट किसी ना किसी एग्जाम के थ्रू, यानी कि जिवें एक UPSC का एग्जाम हुंदा है जिन्होंने तुसीं नॉर्मली IAS का एग्जाम कह दिंदे हो, ठीक है जी। UPSC एक कमीशन है जिहदे वल्लों एग्जाम लिया जाता है, जिस करके उन्हें UPSC एग्जाम कही जाते। वैसे सिविल सर्विस एग्जाम नाम है उसका, सिविल सर्विस एग्जाम। इस दे राही इन्होंने एक उम्र रखी हुई है कि 32 साल तक कोई भी जो भारत का नागरिक है वो इस एग्जाम को जो है अटैम्प्ट कर सकता है। उस दे राही मैं मान लेना कि 30 साल की उम्र के किसी व्यक्ति ने इस एग्जाम को क्लीयर कर लिया, 30 साल की उम्र के वो नौकरी के आ गया। हुण उसकी रिटायरमेंट उम्र भी फिक्स की हुई है, 60 साल तक जो है वो सरकारी नौकरी जो है वो करता रहेगा। जे उहदे ते कोई किसी तरीके का कोई भ्रिष्टाचार का केस ना होवे या कोई होर उसकी नौकरी के विच कोई समस्या या अड़कन पैदा ना होवे तां ओह निश्चिंत होकर 30 साल की जो नौकरी है वो इंजॉय करेगा उस सरकारी पदवी नूं। ये नहीं है कि जदों जनता का दिल किया वो इन्हां नूं उड़ा के जो है वो इन्हां दी कुर्सी तो इन्हां नूं हटा देगी, ठीक है जी। हुण गल आ गई, ये तो होगी तुहाडी स्थाई कार्यपालिका। स्थाई समझ आ गया क्यों कह रहे हो कि एक निश्चित तरीके नाल अपॉइंटमेंट हो रही है, ठीक है। जे हटाया भी जाना तो वह भी एक निश्चित प्रोसीजर है जो कि बहुत औखा होएगा, हटाना इन्ना सौखा नहीं है, ठीक है जी। हुण आ गई अस्थाई, ठीक है, या फिर राजनीतिक कार्यपालिका दी। जिवें कि मैं पिछले लैक्चर भी थोड़ा बहुत तुहानूं ऑलरेडी दस चुकिया कि एक लोक सभा का निर्माण हुंदा है जिहदे विच 543 जो नुमाइंदे पूरे देश तो चुन के भेजे जाते हैं। जिस भी पार्टी को, जिमें कि इस समय BJP के कोल 272 तो वध जे सीटां ते काबज हो जाएगी, जिहड़ी भी पार्टी इस लोक सभा दे विच जिहड़ी भी पार्टी जो है वो 272 प्लस सीटां दे विच काबज हो जाएगी, उस वल्लों सरकार का निर्माण किया जाएगा। हुण इस सरकार का मतलब की है? इस सरकार का मतलब है कि PM उस पार्टी का होएगा प्लस कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने मंत्री कहा जाता है। मिनिस्टर्स मतलब मंत्री, यानी कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पंजाबी च कहांगे मंत्री परिषद, ठीक है जी, मंत्री परिषद। सो जिस पार्टी वल्लों 272 प्लस सीटां हासिल कर लिया जाएगियां उन्हां वल्लों अपना PM बनाया जाएगा, उन्हां वल्लों ही अपनी मंत्री परिषद बनाई जाएगी। तो दूसरी पार्टी जिमें कि हुण कांग्रेस सपोज कर लो, उसनूं ओपोजिशन या विरोधी धिर जो है वो कहा जाएगा कि लोक सभा दे विच तुसीं विरोधी धिर वजों जो हो काबिल। हुण असीं गल करनी सी अस्थाई ते राजनीतिक कार्यपालिका दी। जो ये सरकार बन के आएगी, इसनूं कहा जाता है अस्थाई या राजनीतिक कार्यपालिका। इसनूं अस्थाई इसलिए कह रहे हैं कि लोक सभा का टर्म जो होंदा है वो होंदा है 5 साल, ठीक है जी। इन्हां वांग 30 साल की अपॉइंट नहीं हो गए कि रिटायर नहीं होंगे 60 साल तक, तो तुहानूं लगातार जो है जनता बर्दाश्त करती रहेगी, नहीं। 5 साल लई सपोज कर लो BJP जो है वो लोक सभा दे विच अपनी बहुमत बना के रखती है, 272 प्लस सीटां जो है उहदे कोल है ते वो शासन दे विच सरकार दे विच बैठे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगली बार जो है वो कांग्रेस 272 प्लस सीटां जित जाए। सो उस केस दे विच सरकार किस वल्लों बनाई जाएगी? सरकार बनाई जाएगी कांग्रेस वल्लों, ठीक है। हुण वारी किहदी आ गई? 5 सालां दी वारी आ गई कांग्रेस दी, ठीक है। सो अगली बार फिर BJP जित गई, हुण 5 साल ही दोबारा। सो ये अस्थाई जिहड़ी अस्थाई कार्यपालिका है, जिहड़ी सरकार है वो हर 5 साल बाद जो है वो बदलती रहती है। ये 5 साल भी जो है इन्हां दा पीरियड फिक्स नहीं है, इस सरकार नूं उस तो पहला भी तोड़िया या गिराया जा सकता है। वो मैं जदों अगला कंसैप्ट अगे जाके बढ़दा जाऊँगा इस चैप्टर दे विच वो चीज़ां उदों क्लीयर होणगियां। लेकिन हाले भी तुसीं फिलहाल इन्ना समझ लो कि इसनूं अस्थाई या राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो क्यों कहा जाता है। हाल तक मैं 2 कंसैप्ट समझा चुकिया हाँ, सैपरेशन ऑफ पावर, ठीक है जी। उस तो बाद जो कार्यपालिका है उसदियां कितनियां टाइप्स ने, ठीक है जी। अगला कंसैप्ट समझते हैं। अगला कंसैप्ट है बाय कैमरलिज्म। बाय बड़ा औखा जिहा शब्द लग रहा होएगा तुहानूं, बाय कैमरलिज्म। इनू जो मैं हिंदी ट्रांसलेट करता वा, ठीक है, तो इनू कहते हैं
द्विसदनवाद। बहुत सौखा हो जाएगा हुणे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਏ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਐਨੂਅਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ द्विवर्षी, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ 2, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਾਏ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਐਡ, ਟਰਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਨੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੈ ਮੋਨੋ, ਜੇ 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਡ ਦਾ ਮਤਲਬ 4, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2। ਓਕੇ ਜੀ। ਕੈਮਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਦਨ, ਕੈਮਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਦਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ द्विसदनवाद ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਸਦਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ 2 ਸਦਨਵਾਦ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸਦਨਵਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ। 2 ਸਦਨ ਮਤਲਬ 2 ਹਾਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਲੌਜਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਿਆਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ, 2 ਸਿਆਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਜੋ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਪੋਪੂਲਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਔਰ डायरेक्ट वोटर जो है वोट करता है और अपना उम्मीदवार अपने अपने इलाके तो अपने अपने हल्के तो जो है चुन के लोक सभा के भेजता है। 543 लोगों को ये भेजा जाता है, ठीक है। हुण इन्हां लोगों के उत्ते ना एक दबाव है, इन्हां लोगों के उत्ते यह दबाव है कि जे असी अपने इलाके दे लोगों की एसपीरेशनस नूं, आकांक्षावां नूं शांत ना किया तो अगली बार सानूं लोग जितण नहीं देणगे, तो साडा जिहड़ा ओपोजिट पार्टी का कैंडीडेट होएगा वो जित जाएगा। लेकिन सत्ता कोई भी खोना गवाना नहीं चाहता है। सो इन्हां वल्लों बहुत सारे, इस पॉपुलर हाउस वल्लों बहुत सारे निर्णय ऐसे लए जा सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लोगों को चंगे लग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के नुकसानदायक होंगे। जिवें एक एग्जाम्पल लैंदे आ, आटा दाल स्कीम जो है, आटा दाल स्कीम जो है वो लोगों को फ्री आटा या दाल या सस्ते रेट के उत्ते आटा या दाल दी जा रही है। कुछ टाइम लिए ये लोगों लिए मतलब शुरुआत के लोगों को बहुत चंगी लगेगी, लेकिन हौली हौली होएगा कि एक इंसान दी जिहड़ियां मुढ़लियां जरूरतां, जे उस व्यक्ति को घर है, ठीक है, तो उसनूं खाण लई आटा दाल मिल ही जाता है, तो वह निकम्मा हो जाएगा। वो व्यक्ति जो है वो हौली हौली काम करना छड्ड देगा, क्योंकि उसनूं पता है कि सरकार मेरा ध्यान रखन नूं है और मैनूं खाण नूं आटा दाल तां जो है मिल ही जाएगा। यानी कि शॉर्ट टर्म दे विच तां ये डिसीजन जो है वो चंगा है, ठीक है जी, कि तुसीं लोगों को खुश कर रहे हो, आम जनता खुश हो रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म के भी यह निर्णय चंगा हो। तो मैं कैमें वेग जी एग्जाम्पल ले, तुसीं कोई भी इदां दी एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई भी ऐसा कानून निर्माण है जो जल्दी दे विच हड़बड़ाहट दे विच पास किया जा रहा है इस पॉपुलर हाउस वालों, इन्हां 543 जो है एमपीज़ वालों, ठीक है जी, जिन्हां दे उत्ते जनता का जो है प्रैशर है, ठीक है जी। हुण इस डिसीजन जो है किसी ना किसी को रिव्यू भी करवा लेना चाहिए। जिवें फादर के निर्णय को रिव्यू किहदे वल्लों करवाया गया सीगा, वो करवाया गया सी दादा जी वल्लों, ठीक है। इस निर्णय को रिव्यू भी करवाना है तो रिव्यू करवाया जाएगा राज्य सभा
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੱਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ MLA ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MP ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ MLA ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ MLA ਤੇ MP ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ MLAs ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ RS ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MPs ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਐਕਟ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ 3 ਅੰਗ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 74(1) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 74(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜੋ ਹੈ, ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾइंडेड है। ओके जी, पाउंड है। सो मैं 2 कंसैप्ट समझा चुका, सैपरेशन ऑफ पावर समझाता, बाई कैमरलिज्म समझाता। हुण तीसरे कंसैप्ट पर चलते हैं। तीसरा कंसैप्ट है फैडरलिज्म। बड़े औखे शब्द ने, तुहानूं थोड़ी जी दिक्कत आ रही होएगी, पर बिलीव करो कि जे तुसीं इन्हां कंसैप्ट नूं समझ लओगे तो तुहानूं अपनी बुक दे विचों कुछ भी रटना नहीं पएगा। तुसीं ईजीली अपने टीचर नूं जाके पढ़ा सकते हो, ठीक है। कि
जे इदां हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ हर चीज़ का कारण जान रहे हो, जे ਤੁਸੀਂ मेरे पढ़ाने का तरीका चंगी तरह समझ पा रहे हो। हाँ, जे ਤੁਹਾਡੀ मैं पढ़ाई ਦੇ कोई मदद कर रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल में जो है सबसक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्तों नाल जो है साझा जरूर कर दो, क्योंकि नॉलेज तो वंडण नाल ही जो है वो अगे वधदी है, ਉਹਦਾ प्रचार प्रसार जरूरी है ज्ञान का। सो फैडरलिज्म ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਘਵਾਦ। ठीक है जी। फैडरलिज्म का जो एक मेन गुण है, जिवें असीं ऑलरेडी सैपरेशन ऑफ पावर पढ़ के आए हैं, तो यदा मेन गुण है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये तुहाडी बुक दे विच लिखे नहीं हुए कंसैप्ट, लेकिन जे तुसीं इन्हां नूं समझ लओगे, एडिशनल कंसैप्ट ने, जे इन्हां नूं समझ लओगे तो तुहाडी बुक दे बहुत सारे कंसैप्ट जो गल्लां लिखियां तुहानूं याद नहीं करनियां पैणगीਆਂ। नॉर्मली सारे इस चीज़ तो भजदे हैं कि SST याद करने वाला सबजैक्ट है, लेकिन मैं कहना कि ये बहुत इंटरस्टिंग सबजैक्ट है, इन्हूं समझिया जाए, ठीक है, तो ये याद आपे ही हो जाएगा। कुछ भी तुहानूं किसी को ट्यूशन रखने की लोड़ नहीं है, किसी को भी जो है वो रट्टा मारन की लोड़ नहीं है। ओके, सो फैडरलिज्म, संघवाद, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की गल करते हैं। मैं बहुत देर तो रौला पाया हुआ है लोक सभा विधान सभा, बार बार बोलता रहना, ठीक है, जिवें इत्थे राज्य सभा होंदी है, इत्थे विधान परिषद होंदी है, मैं बहुत देर तो रौला पाया हुआ है। हुण इस रौले नूं खत्म करन जा रहे हां। साडे देश दे विच शेड्यूल 7 दे विच शेड्यूल 7 दे विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की मतलब, कहने का भाव यह कि एक एग्जाम्पल घर की लैंदे हैं। सब तो पहला हर चीज़ घर तो ही शुरू करता हाँ कि घर दे विच तुसीं देखिया होगा, जे तुहाडे मदर हाउस मेकर ने, होम मेकर ने, ठीक है, तो उन्होंने जिम्मेवारी है कि बच्चों का लालन पालन जो है करना, यानी कि उन्होंने रोटी पका के खाना, उन्होंने तैयार करके स्कूल भेजना। तो उस तरीके तुहाडे पिता जी का काम की है कि उन्होंने वालों जो है किरत की जाए, अपनी मेहनत के नाल जो कमाई की गई है उस कमाई को लिया के अपनी गृहिणी को, यानी कि तुहाडे माता जी को देना। ठीक है जी। सो दोनों के काम वंडे गए। ओके, इस तरीके देश का ये हैगा पूरा भारत। ठीक है जी। इस भारत के बहुत छोटे छोटे होर सारे अंग ने, ठीक है, यानी कि सूबे ने, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, राजस्थान है, ठीक है जी, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इधर बहुत सारे छोटे छोटे जो अंग है। ठीक है जी। हुण की है कि देश के विच शासन चलाउण लई बहुत सारे विषय होणगे, शासन चलाउण दे भी बहुत सारे विषय होणगे। विषय मतलब सबजैक्ट, जिवें कि घर दे विच सबजैक्ट, पहला सबजैक्ट सीगा कि लालन पालन बच्चों का कौन करेगा, तो वो करनगे माता जी। ठीक है जी। कमाई करके कौन लियाएगा, एक अलग विषय है। दूजा विषय है, सबजैक्ट है, वो है कमाई करना, लाइवलीहुड, किरत करना, वो है पिता जी का काम। ठीक है। शासन दे विच भी बहुत सारे काम होंदे हैं, जिवें देश की रखिया की जिम्मेवारी। ठीक है जी। विदेशों नाल तुसीं ਜਿਹੜੇ किमें दे संबंध रखोगे, विदेशी संबंध। ठीक है जी। ये भी एक अलग सबजैक्ट है। मतलब ये नाल संबंधित जो कोई काम होएगा तो वो कौन करेगा, वो संबंधित होएगा तो वो कौन होएगा, ये बारे दसन जा रहा मैं। ठीक है जी। अगला है लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने की जिम्मेवारी। ओके, अगला सबजैक्ट है खेती। उस तो अगला है वणिज ते वपार। वणिज ते वपार। ओके, ठीक है। हुण इन्हां सारिਆਂ बारे गल करते हैं। हुण देश की जो हद्दां ने, जो बाउंड्रीज है, उन्हां दी रखिया करन दी जिम्मेवारी जो है वो दित्ती गई है सेंट्रल गवर्नमेंट नूं। मतलब लोक सभा दे विच जिहड़ी चुनी हुई सरकार है उसनूं इस दी जिम्मेवारी दित्ती गई है, उसनूं कहने आ असीं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो रक्षा की जिम्मेवारी किसदी है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओके, हुण जापान नाल, पाकिस्तान नाल, अमेरिका नाल तुसीं किहो जिहे संबंध बना के रखने हैं। ठीक है जी। इसकी जिम्मेवारी किसनूं दित्ती गई है, ये दित्ती गई है सेंटर नूं। ठीक है जी। ओके, अगली जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर की। मतलब किसी भी स्टेट के कोई दंगे ना भड़कन, कोई किसी का कोई हक ना मारे, कोई किसी जो है कुट कुटापा ना करे, लड़ाई ना करे। ठीक है। उस केस के विच जे सपोज करो सड़क के उत्ते दो जने लड़ रहे हैं तो उन्होंने छुड़ाण कौन आंदा, पंजाब पुलिस। मतलब कि पंजाब पुलिस का मतलब उत्थे इधर तो लिखा आंदा इंडियन पुलिस सर्विसिज, इंडियन पुलिस तो नहीं लिखा आंदा, उत्थे लिखा आंदा ना पंजाब पुलिस। ठीक है जी। तो उन्होंने छुड़ाण कौन आया, उन्होंने छुड़ाण आया है पंजाब पुलिस। मतलब कि उन्होंने छुड़ाण आ रही है स्टेट। ठीक है जी। पंजाब पुलिस के उत्ते जो है किसका कंट्रोल है, वो है स्टेट का। ठीक है जी। लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने की जिम्मेवारी किसी है, स्टेट की। खेती, एग्रीकल्चर। ठीक है जी। खेती संबंधी कानून बनाने की, ठीक है, उन्होंने कानूनों लागू करने की जी जिम्मेवारी है वो किसकी है, वो भी है स्टेट की। ओके जी। वणिज ते व्यापार,
सारे देश दे विच जो है वो वणिज ते व्यापार यानी कि कॉमर्स ते ट्रेड हुंदा रहे। ट्रेड मतलब चीज़ां जो है एक जगह तो दूसरी जगह जिहड़ियां है वेचण लई या खरीदण लई जांदे ने। जिवें हुण प्याज है वो पंजाब दे विच नहीं उगाए जा रहे, उगाए जा रहे महाराष्ट्र तो, लेकिन खपत तो उहदी पंजाब 'च हो रही है, महाराष्ट्र तो वो पंजाब तक जो है ट्रैवल करते हैं। ठीक है जी। सो उस व्यापार नूं जो है वो समूथ बनाया जाए, ये जिम्मेवारी किसदी है? ये जिम्मेवारी है स्टेट सेंटर की। ठीक है जी। सो सब तुसीं ये देख रहे इदां दे मतलब बहुत सारे सबजैक्ट्स है, 200-250 के आस पास सबजैक्ट्स हैं। ठीक है जी। तो सेंटर गौरमेंट के कोल आई थिंक 97 सबजैक्ट्स ने। ओके। इसी तरीके जो स्टेट गौरमेंट है, स्टेट गौरमेंट का मतलब जो नुमाइंदे असी विधान सभा के चुन के भेजे ने। ठीक है जी। ये बारे मैं ऑलरेडी दस भी चुकिया विधान सभा नुमाइंदे किमें चुन रहे हो। ठीक है जी। ठीक है जी। तो स्टेट गौरमेंट यानी कि जो विधान सभा सरकार चुनी गई है उसकी जिम्मेवारी है खेती को लागू करवाना, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करवाना। ठीक है जी। सो इन्हों के कोल भी ऑलमोस्ट इदा के 56 के आसपास, आई थिंक 61 होंगे से पहला, 56 के आसपास जो है विषय है। मैं एग्जैक्ट फिगर्स माइट भी थोड़ी बहुत अगे पिछे हो सकती हैं, पर तुम फिलहाल ये मान लो कि इन्ने विषय जो है इन्होंने दिते गए हैं। जो हम 97 विषयों के रखा भी आ रहा है, विदेशी संबंध भी आ रहा है, वणिज ते व्यापार भी आ रहा है। हुण साडे किसान जो है वो 1.5 साल जो बार्डर से डटे रहे ने, उस बारे भी मैं एक चीज़ जरूर इतने क्लीयर करना चाहूँगा कि कारण की सीगा, क्यों आपस में, बिल्कुल सिंपल शब्द समझाना कि क्यों जो है सरकार दी जो है आपस के किसानों के नाल जो है क्यों टण गई सी। सरकार ने कानून बनाए खेती उत्पादां की खरीद फरोख्त दे, खेती उत्पादां की खरीद फरोख्त के संबंध दे विच कानून बनाए। ठीक है जी। 3 कानून बनाए उन्होंने कि इन्हां दी खरीद फरोख्त किवें होएगी। ओके। खरीद फरोख्त किवें होएगी। सो किसानों का यह कहना सी कि खेती उत्पाद जो है वो तो स्टेट का विषय है। सो इसलिए जो कानून बनाने की जिम्मेवारी है, जो कानून बनाने की शक्ति है, वो किसके कोल है? वो है सेंट्रल, वो है स्टेट गौरमेंट के कोल। ठीक है जी। सो सेंटर गौरमेंट इस दे उत्ते 3 कानून किवें बना सकती है, 3 कानून इस दे उत्ते जो है किवें बना सकती है। हुण सेंटर का भी पक्ष सुन लो। सेंटर कहता कि असी खेती या खेती उत्पादों के उत्ते कानून नहीं बना रहे, असी खेती उत्पादों के कानून नहीं बना रहे, अस तां उन्हां दी खरीद फरोख्त ते जो है कानून बना रहे हैं। तो खरीद फरोख्त जो है वो वणिज ते व्यापार के अधीन आती है। ठीक है। तो वणिज ते व्यापार जो विषय है, जो सबजैक्ट है, वो सानू सेंटर गौरमेंट के विच जो है यानी कि सेंटर लिस्ट है, जो शेड्यूल 7 के 3 लिस्टां का जिक्र किया गया है। सेंट्रल लिस्ट है एक, जिहदे विच सेंटर नूं यानी कि केंद्र सरकार नूं जिहड़े कानून बनाने की जिहड़ी किहड़े विषयों के उत्ते शक्ति मिली हुई है ਉਹਦਾ जिक्र है। स्टेट की लिस्ट है इदां ही। ठीक है। जिस स्टेट सबजैक्ट लिखे हुए स्टेट नूं किहड़े विषयों के उत्ते कानून बनाने की जो है जिम्मेवारी दी गई है। सो इन्हां दा कहना सी, जो सेंटर गौरमेंट से उन्होंने कहना सी कि खरीद फरोख्त संबंधी कानून ने, यानी कि वणिज ते व्यापार संबंधी कानून ने। सो ਉਹਦੇ ਤੇ कानून बनाने की जिहड़ी जिम्मेवारी है वो सेंटर गौरमेंट नूं दित्ती गई है। सो आपस दे विच इस गल का जो है वो तनातनी हो रखी सी। ठीक है जी। सो हुण मैं तुहानूं फेडरलिज्म भी बहुत हद तक समझा पाया होऊंगा। फेडरलिज्म तो मैं ये कहना चाहना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होया होया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबजैक्ट्स होया होया है। ठीक है जी। सो जिवें सेंटर के आधार, सेंटर के शासन के 3 अंग ने। ठीक है जी। शासन के किहड़े अंग सीगे? एक लैजिस्लेचर सीगा, विधानपालिका, दूसरा सीगा कार्यपालिका। ठीक है जी। कार्यपालिका हो गया, इत्थे विधानपालिका हो गया, इत्थे तीसरा न्यायपालिका हो गया। सो विधानपालिका ते कार्यपालिका सिर्फ सेंटर के जो है पद्धर ते ही नहीं है, ये स्टेट के पद्धर ते भी है, जो कि सेंटर गौरमेंट ते स्टेट गौरमेंट के विच शक्तियां दा असी जो है वंड कर दिती। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होंदा है वंड करना जो है। सो एक न्यायपालिका रहेगी जो कि इंटीग्रेटेड है, जो फेडरलिज्म के अधीन नहीं आती। ये मैं अगे आने वाले चैप्टर में समझाऊंगा। हुण तक मैं चैप्टर 12 का जो है वो बेसिक सारा क्लीयर कर चुकिया हाँ। हुण मेरे लिए इस चैप्टर को समझाना कोई बहुता मुश्किल नहीं होएगा, मैं तुहानूं ईजीली इस चैप्टर को समझा पाऊँगा। ठीक है जी। सो अगली वीडियो तो इस चैप्टर को सही तरह शुरू करते हैं। हाले तक इस चीज़ को जो मैं पढ़ाया है उसको इंट्रोडक्शन मन्निया जाए। थैंक यू।